1952 में मेरी पहली रचना छपी एक स्तरीय पत्रिका में, जिस प्रकार से थी। आज वीरान लगता है मुझको अपना ही शहर, आज वीरान लगता है मुझको अपना ही शहर, कितना फैल गया है अब यहाँ नफरत का जहर। इस तरह से वो लिखी गई थी। फिर 1994 में अमर उजाला में मेरी एक रचना छपी जो तत्कालीन राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष करते हुए थी। कुछ उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था, जगह जगह अत्याचार हो रहे थे। तब मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी, इसकी 4 पंक्तियाँ बताती हूँ मैं। कि मसूरी सिसकती रही खटीमा तड़पता रहा, मसूरी सिसकती रही खटीमा तड़पता रहा, द्रौपदी के अपमान से नारसन बिलखता रहा। ये तब मैंने लिखी थी। तो नारी उत्पीड़न की घटनाओं पर उस समय मेरी कलम चलती रही। उसके बाद तो रचनाओं का सिलसिला अनवरत चलता ही रहा। 2015 में फिर हिंदी की गूंज ने मुझे साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया दिल्ली में जी। गांधी शांति प्रतिष्ठान में बुलाया था, तो वहाँ पर साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया। और उसके बाद मुझे उन्होंने एक हिंदी की गूंज संस्था चल रही है दिल्ली से जी, जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है जी। तो उन्होंने मुझे हल्द्वानी शाखा का प्रभारी बनाया। अच्छा। और मैं अभी भी हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य करने के लिए लगी हुई हूँ जी जी। तो 2018 में मेरा पहला काव्य संकलन ये निर्मल नीर के नाम से जी जी जी, ये पहला संकलन जी 2018 में निकला। ये भी हिंदी की गूंज के सहयोग से, हिंदी की गूंज के जो संयोजक हैं श्री नरेंद्र सिंह निहार उनका नाम है। ये अच्छे किसी कॉलेज में टीचर भी हैं और अच्छे एक बहुत बड़े अच्छे शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, बाल साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ा उन्होंने अपने साथ जी, जी, तो उन्हीं के सहयोग से ये वहाँ पर मेरा इसका उद्घाटन हुआ, इसकी लोकार्पण हुआ जी। और दूसरा काव्य संकलन अभी 30 अक्टूबर को आभासी दुनिया की सहायता से प्रकाशित हुआ है। प्रकाशित हो गया शब्द अंकुर प्रकाशन से। अच्छा। आभासी दुनिया के सहयोग से फिर अभी इसका लोकार्पण हुआ 30 तारीख अच्छा अक्टूबर को हल्द्वानी में। नहीं दिल्ली से उससे हुआ ना ये। अच्छा, वहीं से हुआ। हाँ ऑनलाइन किया गया ना, ऑनलाइन पर किया। अच्छा तो तब हुआ। तो तब इस संग्रह में मेरी बहुत सारी, इसमें सारी मेरी एक तरह से मेरी संवेदनाओं का खजाना है ये। क्या बात सारी संवेदनाएं हैं मेरी इसमें। तो निर्मला जी कितनी किताबें अभी तक आपकी प्रकाशित हुई हैं? पहली किताब क्रम से अगर आप बताएं। मेरी प्रकाशित हो चुकी है ये जी। संवेदनाओं की सांझ अभी आया है। हाँ, ये नया है पहला ये मेरा सृजन पहला है। मेरा सृजन ये कुछ पिक्चर बेस पर मैंने लिखी थी, तो उसकी तस्वीरों के बेस पर इसकी रचना है इसमें। वाओ, तो इसमें तो काफी सुंदर तस्वीरें हैं और बड़े सुंदर फॉन्ट में आपने कविताएं लिखी हैं। तो ये बड़ा सुंदर आइडिया है किताब का, बड़ा सुंदर। और उसके बाद तीसरी किताब आपकी निर्मल नीर है? नहीं, पहली निर्मल नीर है। पहली निर्मल नीर, दूसरी मेरा सृजन संवेदनाओं की सांझ है जी। उसके अलावा ये 3 साझा संकलन है जी। एक ये दोहा कलश जी, इसका भी दोहा कलश का दूसरा भाग जो प्रकाशनाधीन है, प्रकाशित है, एक और आना है जी। ये दोहा कलश और ये महासृजन, इसमें भी कोरोना काल की रचना है। इसमें कई सारे लोगों की है ना, तो 4 कविताएं इसमें मेरी भी हैं जी जी जी। और ये कोरोना काल का साहित्य है, इसमें भी कोरोना काल के साहित्यकारों की रचनाएं सारी जी। कई सारे साहित्यकारों की संकलन है जी 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 जी। कई सारे लोगों की हैं इसमें जी। तो इतना शुरुआत से आप लिखती रही हैं, 74 से आपकी जो मैं लिखती तो पता नहीं मुझे, जब मैं 12वीं क्लास में तब भी शायद मैंने कोई कविताएं लिखी थी छोटी छोटी ऐसी जी जी। अच्छा, लिखने के लिए कोई माहौल चाहिए होता है, घर में ऐसा माहौल था? हाँ, मेरे पिताजी जो है अच्छे मतलब शौकीन थे, खूब अच्छा लिखते थे। वो भी क्या करते थे आपके पिताजी? उनके जो कविताएं थी, उनकी मृत्यु के 30 साल के बाद आपने प्रकाशित किया? मेरे भाई ने और हमने मिल करके उसका प्रकाशन किया जी। कवि और कविता के नाम से। कवि और कविता। तो तत्कालीन परिस्थितियों के ऊपर वो कविताएं हैं सारी। क्या बात है। तो वो लिखी गई। वो शिक्षक थे क्या या ना? पेशे से तो इंजीनियर थे। अच्छा। लेकिन उनको सब चीज का बहुत ज्यादा शौक था। कवि हृदय के इंजीनियर थे। कवि हृदय थे वो, और इसके साथ ही साथ पेंटिंग और होम्योपैथी, अच्छा, सब चीज का शौक रखते थे। क्या बात है, क्या बात है। उसमें के कुछ लोग जो थे काफी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हुआ करते थे। बताया था चाचू जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी बताया कि मल्टी डायमेंशन से तमाम चीजें, कई चीजें उन्होंने सीखी करके।
तो घर में एक माहौल था तो अच्छा लिखना। उसमें की कुछ पत्रिकाएं क्या आप पढ़ते थे उसमें जो आती थी? बचपन से किताबें दिनमान, पढ़ते थे, बहुत धर्मयोग शौक था, ये। पढ़ने का बहुत शौक था। जी, हमारे जी, घर में पिताजी हमारे लिए किताबें बहुत लाते थे, बालपन की जो जी, किताबें थी, जी, चंदा मामा है, पराग है, बाल भारती जी, जी। है ना। अल्मोड़ा में आपका जन्म हुआ है या? जन्म अल्मोड़ा में हुआ, हाँ। शिक्षा भी मेरी सारी वहीं हुई। अच्छा, अल्मोड़ा ही हुई। हाँ, शिक्षा तो कौन दीक्षा से मोहल्ले में, कौन सी कॉलोनी में वहाँ पर अल्मोड़ा आप रहते थे? जाखन देवी मंदिर के पास गली मोहल्ला है, ओह वाह। वहाँ पर हम लोग रहते थे। अच्छा, और पैतृक घर अल्मोड़ा तो वहीं पहले हमारा से भी। ही बहुत सुंदर सांस्कृतिक नगरी और हाँ, इस तरह की जानी जाती है पहले हाँ, से ही। पैतृक घर वहीं हमारा। जी, जी। तो पूरी एजुकेशन आपकी क्या वहाँ जीजीआईसी हाँ, वगैरह था ना उसमें? एडम्स, हाँ, एडम से स्कूल आपकी हुई है? सारी फैकल्टी सारी थी। अच्छा, एडम से आपने पढ़ा है वहाँ पर हाँ, इंटर। फिर हायर एजुकेशन के फिर लिए डिग्री आपने कॉलेज चले गए फिर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा अल्मोड़ा महाविद्यालय। कैंपस। हाँ, अच्छा, यूनिवर्सिटी। तब आगरा तब यूनिवर्सिटी थी, आगरा से संबद्ध अब रहा होगा। कुमाऊनी हो गई, अब कुमाऊनी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी हो गई। अब तो और एसएसजे विश्वविद्यालय हो हाँ, गया बहुत है। नहीं, फैकल्टी तब भी काफी सारी थी वहाँ पर, जी, 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 बीएड वगैरह भी था। जी। नहीं, कुमाऊं के अलावा अब वो सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय हो गया है। अच्छा, अब कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल अलग हो गया है, अच्छा, अच्छा, सोबन सिंह जीना हाँ, अब विश्वविद्यालय बन थोड़ा गया है। इतना हमें पता नहीं है, जी, जी। करके मुझसे। तो फिर ये ज्वाइनिंग आपकी 74 में पहली बार हुई मुजफ्फरनगर में, किसी गांव में हाँ, आपकी हाँ, बताया आपने? गांव में खतौली शहर है, छोटा खतौली सा। शहर में। अच्छा, हाँ, तो वहीं पर आपने आजीवन हाँ, 30-37 साल जितना है वहाँ पढ़ाया। हाँ। पढ़ाने के दौरान भी आप लगातार लिखती रही लिखती होंगी? थी, लेकिन कभी मैंने तब इसको प्रकाशन की दृष्टि से नहीं देखा। अच्छा। हाँ, सोशल मीडिया पे कभी कभी पोस्ट कर देती, सोशल मीडिया पे पोस्ट होती रहती थी। जी। प्रकाशन कब से करना शुरू किया है? प्रकाशन तो बताया ना, 2018 में मेरी पहली प्रकाशित अच्छा, 18 में आई है पहली, अब जाके पुस्तक अभी आई। वैसे प्रकाशन अखबारों में किया है। आती रही बीच बीच अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। कौन अभी कौन से, बताया, जैसे 219 कुछ पत्रिकाओं के लिए आप भेजते रहे होंगे, हैं? कुछ नाम लेना चाहें, किन किन पत्रिकाओं के लिए आप लगातार भेजते थे? मेरे पास तो अभी तो, तब तो एक मैंने भी आपको बताया था, अल्मोड़ा की कोई पत्रिका थी, शक्ति समाचार था, अमर उजाला था, जागरण में भी मेरी रचनाएं आई हैं, और राष्ट्रीय नवाचार में मेरी छपती रहती हैं। और इधर एक हरदौल वाणी करके एक अखबार आता है, उसमें हर सप्ताह मेरी एक रचना आती है। और ये इंदौर समाचार है, उसमें भी मेरी रचना आती है। अच्छा, कई सारे समाचार। आपने कहानियों में हाथ नहीं आजमाया? कहानी भी लिखती हूँ, अच्छा, कहानियां भी लिखी हैं। अच्छा। कुछ बाल कविताएं भी हैं, कहानियां भी हैं, जिनको भी मैंने प्रकाशित नहीं करवाया नहीं है। किया है, क्योंकि आपका जो परिवेश था उस समय में, जैसे हम देखते हैं कि ममता कालिया जैसी साहित्यकार हैं, बड़ा अच्छा जो उन्होंने लिखा है, खांटी घरेलू औरत पे उन्होंने बड़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो मैं चाहूंगी कि कहानियां भी आप जरूर लिखें और प्रकाशित भी कराएं। कुछ बाल कहानियां हैं, हाँ। लिखी हुई अभी, और बाल कविताएं भी हैं, जिनको अभी मैंने उसमें सोशल मीडिया में तो जारी हूँ, लेकिन अभी बुक की दृष्टि से नहीं देखा किताब प्रकाशित। उसकी भी एक इच्छा है कि बाल साहित्य के लिए एक किताब जो है वो निकालूंगी मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपना कुछ दौर बताइए कि कैसा था उस समय का अनुभव, क्योंकि उस समय तो महिलाएं जॉब कम ही करती थी। हाँ, जॉब तो कम ही करती थी, लेकिन मेरा तो था ही शुरू से ऐसा ही कि कुछ ना कुछ करना है करके। जी, आपका परिवेश घर में मिला। हाँ। फिर आपने भी थोड़ा कोशिशें की। हाँ। बाकी आपने विवाह किया है? नहीं, मैंने अच्छा, आप अविवाहित रही हमेशा के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है देश के लिए, क्योंकि विवाह करके हम जिन बंधनों में बंध जाते हैं, हम समाज के लिए नहीं सोच पाते हैं फिर। तो ये है कि अविवाहित रहकर हम तमाम सारी चीजें, लेखन, क्योंकि एक बड़ा योगदान है लेखन भी समाज को। तो आपके दौर में जो शिक्षण हुआ करता था और आज जो शिक्षण हो रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? कितना फासला हो गया बीच में? मैं ये देखती हूँ कि हमारे दौर का शिक्षण जो था वो एक दूसरे तरह का था, आज दूसरे तरह का शिक्षण है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है आज शिक्षा का स्तर जो है कुछ गिर गया है पहले से। बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। लेकिन जब मैं खुद में शिक्षा के तो क्षेत्र में आई, तब मुझे लगा जो किताबें हैं वो हैं, बच्चों के ऊपर हमने इतना बोझ डाला है। कुछ ऐसे लोगों ने किताबों को लिखा है जिनका मानसिक स्तर बच्चों के मानसिक स्तर से बहुत ऊंचा है, और बच्चों के हिसाब से वो किताबें लिखी बच्चों के धरातल पे आकर हर तरह के बच्चे होते हैं ना, कि आप देखिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो उनके लिए उसको समझना बड़ा मुश्किल होता था। इतना ज़्यादा विषय, जैसे खासतौर से इन्होंने एक सामाजिक विज्ञान विषय बनाया। पहले ज्योग्राफी का विषय अलग था, इतिहास का अलग था, पॉलिटिकल साइंस का अलग था, इकोनॉमिक्स का अलग था, अलग अलग बच्चे पढ़ते थे। उन सबको मिलाकर खिचड़ी बना के जो उन्होंने बच्चों के ऊपर थोपा, उससे बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी। बच्चे रोते थे कि हमसे ये नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल पड़ती थी उनको। अच्छा, कई बच्चे जबकि ये तो आसान करने के लिहाज से किया था कि इतना सारा, आसान करने के लिहाज से किया, लेकिन उसको उन्होंने उलझा दिया। जी, 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 मेरी ये सोच है कि उलझा दिया। जी, जी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा होगा पढ़ाते समय, आपने देखा होगा कि बच्चे परेशान हैं। कि मुझे याद है कि हम जब हमने बचपन में पढ़ा, आ पढ़ा या हमने क ख पढ़ा, वो हमको आज एज इट इज याद है वैसे ही।
वर्णमाला है या अक्षर ज्ञान है। लेकिन आज के बच्चों से अगर तुम पूछोगे ना वर्णमाला, उनको पूरी वर्णमाला नहीं पता चलती। वर्णमाला है ही नहीं उनको, कहाँ से कहाँ तक है। तो ये अंतर आ गया है पढ़ाने में। बिल्कुल, प्राइमरी का स्तर ज्यादा गिर गया है। बिल्कुल। अच्छा, भाषाई तौर पर भी आपको लगता है कि पहले समृद्ध हुआ करते थे जी? अच्छी समझ होती थी भाषाई स्तर पर, हिंदी की, साहित्य की, अंग्रेजी साहित्य की। अब थोड़ा भाषा भी गड़बड़ हो गई है, बहुत बिगड़ गया है भाषा को। तो हमारे टाइम में हमने बताया ना, अगर मैं है बिंदी हट जाए तो मार्क्स कट जाते थे, नंबर कट जाते थे। आजकल मात्राएं तो है ही, सब खो गई हैं। हिंदी में 100 नंबर से 100 नंबर आपने देखे कहीं? हिंदी में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, सोच नहीं सकते 100 में से 100 नंबर हिंदी में आ कैसे सकते हैं। ये फर्क है। उस वक्त पे कितना कॉमा हर चीज पे ध्यान होता था, उसके बावजूद भी 100 नंबर नहीं आते थे। सुलेख होती थी, होल्डर से लिखाया जाता था। डॉट, ये बॉल पेन का इस्तेमाल तो बॉल पेन तो होती नहीं थी उसमें। तो आपके दौर में क्या था? फाउंटेन पेन और होल्डर हुआ करता हम लोगों को तो याद है कि कक्षा 2 तक तो हमने तख्ती लिखी थी, कमेट से तख्ती। फिर कक्षा 3 जब हम दूसरे कॉलेज चले गए, वहाँ पेंसिल चली 5वीं तक। 6ठी से फिर हमको पेन या फाउंटेन पेन जो स्याही डिप करने वाला होता है, स्याही भरने वाला होता है, या होल्डर, वो सब दिया गया। उससे राइटिंग भी सुधार होता था, तब वो मिलता था। तो ये बॉल पेन सबसे आई, तब से राइटिंग का भी मसला हो गया। और भाषाई बाकी जो इंग्लिश स्कूलों ने थोड़ा सा खिचड़ी बना दिया पूरा। हिंदी का तो बिल्कुल कर दिया ना, हिंदी को तो बिल्कुल। और नंबर 100 आते हैं। जो हमारी, मैं बता रही हूँ ना, बच्चे के 100 नंबर आए थे हिंदी में से। सोशल मीडिया में हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें आया था कि 100 में से 100 नंबर आए। मैं आश्चर्यचकित हो गई, कैसे आ सकते हैं 100 में से 100? आ नहीं सकते। हिंदी में निबंध हम लिखते लिखते बावले हो जाते थे। क्या बात है, बहुत हो गया किसी का जब 10 में से 8। क्या बात है। अब तो यहाँ नंबर ऐसे लूट रहे हैं। जी जी। और दूसरा ये भी हो गया ना, हमारे टाइम में तो क्वेश्चन थे 10 में से 5 प्रश्न हमको करने होते थे, है ना। 9th और 10th में 2 साल की बुक होती थी, पूरा कोर्स इकट्ठा, और उनमें से 10 में से 5 प्रश्न हमको करने होते थे। अब उन्होंने क्या करा है, जो वहाँ परिवर्तन कर रही है, परिवर्तन ये आया है कि एक तो लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के 10 हैं, तो 10 में से 10 अगर सही है। और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन से तो पूरे नंबर, कैटेगरी बहुत बना दी है ऐसे करके। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ विस्तृत प्रश्न उसमें आते हैं, तो 100 में से 100 नंबर तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने खुद कॉपी चेक करी है ना। हमने बोर्ड के एग्जाम संभव ही नहीं है, वो कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आप उसको 2+2 4 लिखने पे फुल नंबर दे देंगे। पुस्तकें जांची हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पुस्तकें जांची हैं हमने, तो देखते थे कि कहाँ से नंबर, कहाँ पर नंबर उन्हें दिया जाए। इतनी ज्यादा उसमें अशुद्धियां होती थी। लेकिन ऑर्डर्स होते थे, डिप्टी हेड जो होते थे कि कप्ती में एक इंस्ट्रक्शन जो आता था कि अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो आपको यहाँ पर नंबर देना है। जी, जैसे एक बात मुझे याद आ गई जी, कि अगर भारत की राजधानी पूछी है, भारत की राजधानी दिल्ली, अगर दिल्ली को उन्होंने दिल में लिख दिया तो आपको उसमें नंबर देना है। तो ये अंतर आया है ना पहले से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी अंतर आया है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गई है एजुकेशन बच्चों के लिहाज से। मैं चाहती हूँ कि बातचीत के क्रम में हम लोग बीच बीच में कविताएं भी अपने श्रोताओं को सुनाते रहें। अच्छा, तो आप अपनी कुछ पसंदीदा कविताएं मैं चाहती हूँ कि पाठ करें उनका। मैं पहले एक कविता मैंने इसमें से रखी है जी। पहले मैं आजकल ये मतलब नारी उत्पीड़न पर भी बहुत कुछ है, और राजनीतिक परिवेश भी है, और पर्यावरण का बार बार बात आती है, पर्यावरण की बात आती है, तो पर्यावरण से संबंधित कुछ कविताएं हैं। तो एक कविता मैंने इसमें रखी है, मैं इसको पहले सुनाती हूँ आपको। नेपाल त्रासदी जब हुई थी, उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया था, तो तब मैंने ये पंक्तियां लिखी थी। जी जी, नेपाल में जो भूकंप आया था 2015 में हुआ था नेपाल की त्रासदी। जी जी जी, वर्ष तो टाइम याद नहीं है। तो इसका शीर्षक है, जीवन अगर बचाना है तो। भावों की गहराई में जब चिंतन की खुशबू घुल जाए, भावों की गहराई में जब चिंतन की खुशबू घुल जाए, आनंद समीर लगे महकने, मन का मधुबन खिल जाए। क्या बात है। पंख पसारे उड़ा फिरे मन, पंख पसारे उड़ा फिरे मन, घूम फिरे सागर नदिया वन, घूम फिरे सागर नदिया वन, नहीं उड़ान की कोई सीमा, बेसुध होकर भूला तन मन। देख हिमालय की ऊंचाई, जब हम कल्पना में उड़ते चले गए, तो देख हिमालय की ऊंचाई, सागर की गहराई नापी,
जाने कहाँ कहाँ उड़ा मन, 1 मिनट में दुनिया नापी। क्या बात है। जाने कहाँ कहाँ उड़ा मन, 1 मिनट में दुनिया नापी। जी। परंतु अचानक उड़ते उड़ते बड़ा भयावह मंजर देखा। परंतु अचानक उड़ते उड़ते बड़ा भयावह मंजर देखा। जलते कटते जंगल देखे, जलते कटते जंगल देखे, जी। नदियां सिसकी भरती देखी। ओ। जलते कटते जंगल देखे, नदियां सिसकी भरती देखी। वृक्षों की बाहें नंगी थीं, वृक्षों की बाहें नंगी थीं, व्याकुल थे वन पाखी सारे। अद्भुत अद्भुत। जी। दूर दूर तक नजर न आते अंबर में वो घन कजरारे। ओ, दूर दूर तक नजर न आते अंबर में वो घन कजरारे। क्या बात है। कहीं महकती पवन नहीं थी, छलिया बनकर वो छलती थी। ओ। कहीं महकती पवन नहीं थी, छलिया बनकर वो छलती थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती भट्टी सी जलती थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती भट्टी सी जलती थी। अब आगे देखिए, ढूंढ रहा था कोई पाखी, ढूंढ रहा था कोई पाखी, हरी भरी एक डाल मनोहर। भटक भटक कर सोच रहा था कहाँ बनाऊं मैं अपना घर। भटक भटक कर सोच रहा था कहाँ बनाऊं मैं अपना घर। और अचानक उड़ते उड़ते सोच सोच कर मैं घबराई, पर्यावरण प्रदूषित कितना, यही सोच धरती पर आई। कल्पना से उतरकर फिर हम धरती पा जाते हैं। क्या बात। रहते समय अगर न चेते, रहते समय अगर न चेते, दुनिया को पछताना होगा। दुनिया अगर बचानी है तो पर्यावरण बचाना होगा। दुनिया अगर बचानी है तो पर्यावरण बचाना होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है। इतनी तमाम सारी चिंताएं हैं प्रकृति को लेकर, और उसमें जो आपने भाव बहुत सुंदर हैं, उसका सौंदर्य बोध बहुत सुंदर सा है, और बहुत सुंदर आपने इमेजिनेशन एक की है। बहुत ही प्यारी कविताएं आपने लिखी हैं निर्मला जी। मैं चाहती हूँ एक और आप सुनाएं हमारे श्रोताओं को। एक अब कविताओं की एक बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया में भी, लेकिन इस टेस्ट की कविताएं बहुत कम मिल पाती हैं, कम मिल पाती हैं। फिर छंद मुक्त कविता भी मैंने लिखी है कुछ। अच्छा। छंद मुक्त कविता एक ये सामने आ गई तो ये सुनाती हूँ मैं। जी बिल्कुल। इसका शीर्षक है गणतंत्र। जी। मुझे लगता है मैंने गणतंत्र के ऊपर जो कविताएं लिखी, काफी सारी कविताएं हैं। तो गणतंत्र मनाते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होता है। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो धरती पर काम कर रहे हैं। आसमान को तो हम छू रहे हैं, लेकिन धरती पर घिसटते जीवों को हम देख नहीं पा रहे। सही बात है। तो अपनी आंखों से मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके लिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है, केवल झंडा फहराना। तो मैंने ये लिखी थी कविता, रात गणतंत्र मुझे मिला सड़क पर। रात गणतंत्र मुझे मिला सड़क पर, रोता गिड़गिड़ाता सा सड़क पर सो रहा था। रोता गिड़गिड़ाता था सड़क पर सो रहा था, जार जार रो रहा था। मैंने कहा, सारा देश कितना खुश है, तुम क्यों आंसू बहा रहे हो। मैंने कहा, सारा देश इतना खुश है, तुम क्यों आंसू बहा रहे हो। गणतंत्र बोला, तुम खुश हो लो। गणतंत्र बोला, तुम खुश हो लो। झंडा फहराओ, नारे लगवाओ, मिठाई बंटवाओ, भाषण करवाओ, बुलेट ट्रेन चलवाओ। भाषण करवाओ, बुलेट ट्रेन चलवाओ, पर पहले मुझे भरपेट भोजन तो करवाओ। पर पहले मुझे भरपेट भोजन तो करवाओ। मैं पहले भी भूखा था, आज भी भूखा हूँ। गणतंत्र आते ही तुम आसमान पर चढ़ जाते हो। गणतंत्र आते ही तुम आसमान पर चढ़ जाते हो। गणतंत्र आते ही तुम आसमान पर उड़ने लगे, अहंकार में झूलने लगे। कभी धन के पीछे, कभी नाम के पीछे आंख मूंद कर भागने लगे। चलने लगे शतरंज की गोटी, मेरे लिए केवल आश्वासन की रोटी। चलने लगे शतरंज की गोटी, मेरे लिए केवल आश्वासन की गोटी। धरती से चांद तक पहुंच गए, धरती से चांद और चांद से मंगल तक पहुंच गए, पर जमीन में रहने वाले मुझ गरीब को भूल गए। पर जमीन पर रहने वाले मुझ गरीब को भूल गए। गणतंत्र की बात करते हो, गणतंत्र की बात करते हो, गरीब का पेट बस अपनी बड़ी बड़ी बातों से भरते हो। गरीब का पेट बस अपनी बड़ी बड़ी बातों से भरते हो। केवल बुलंदियों का जश्न मनाते हो,
केवल बुलंदियों का जश्न मनाते हो, धरती पर घिसटने वालों को क्यों बार बार भूल जाते हो? धरती पर घिसटने वालों को क्यों बार बार भूल जाते हो? तुम्हारी नाक के नीचे गणतंत्र का चीरहरण होता है। तुम्हारी नाक के नीचे गणतंत्र का चीरहरण होता है, इसीलिए गणतंत्र आज भी अपना चेहरा आंसुओं से धोता है। इसीलिए गणतंत्र अपना चेहरा आंसुओं से धोता है। क्या बात है, बहुत ही भावुक करने वाली कविता है। और एक प्रतीक आपने बनाया गणतंत्र को, एक आम जनता का, और उस बहाने आपने जो कहा कि पहले मुझे खाना तो खिलाओ, बहुत सुंदर कविता है, बहुत भावुक करने वाली। तो निर्मला जी, ये संवेदनाएं आपको समाज को देखकर ही आती होंगी? हाँ, अपनी चारों तरफ परिस्थितियों को देखकर, परिवेश को देखकर जो भी मन में भाव आते हैं वो मैं कागज पर उड़ेल देती हूँ। क्या बात है। तो अभी इन दिनों जो आप लिख रही हैं, क्या चीजें उद्वेलित कर रही हैं आपको इन दिनों? मतलब आसपास का माहौल, आजकल चारों तरफ का वातावरण देखिए ना, मजदूरों को देखिए, गरीबों को देखिए, जो बाल मजदूर हैं उनको देखिए। ये सबसे मेन बात आजकल जो रही, आए दिन हर रोज जो सड़क पर इस तरह के बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कुछ न कुछ कहानियां रोज मिल जाती हैं। बिल्कुल। और कभी कभी राजनीतिक गतिविधियों को देखकर भी मन आक्रोश में भरता है, उस पर भी आ जाता है लिखने के लिए। और वैसे मैंने धार्मिक में राम के ऊपर भी, कृष्ण के ऊपर भी, अच्छा, मतलब कई सारे सब्जेक्ट, इतने इवन दिसंबर महीना, कोरोना काल में दिसंबर का महीना जब आया, दिसंबर के महीने के ऊपर भी मैंने लिखी है। अच्छा। और आप कहें तो मैं दिसंबर वाली कविता आपको सुनाऊंगी इसमें से, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो आप सुनाएं कविता, हम चाहते हैं कि कविताएं, क्योंकि अच्छी आपने लिखी हैं, तो इसमें से मैं आपको सुनाती हूँ। कोरोना काल में और मुख्य बात है, हिंदी मेरा पहला प्यार है। हिंदी के ऊपर भी मैंने बहुत कविताएं लिखी, क्योंकि मैं हिंदी के विकास के लिए काम कर रही हूँ। अच्छा, तो हिंदी की कविता भी मैं आपको सुनाऊंगी। एक और कविता अगर आप कहें मैं भी सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। कोरोना के बाद में, अभी ये जब मेरा उद्घाटन हुआ था पुस्तक का, तब भी मैंने इस कविता को सुनाया था। कोरोना काल के समय में जब हमारी माँ हमको छोड़कर चली गई थी, तब मैंने ये पंक्तियां लिखी थी। एक तो कोरोना, उससे पहले हमारी माँ का जाना बहुत व्यथित कर गया, तो मैंने ये कविता लिखी थी। ये इसका शीर्षक घुटती सांसें। तो बिन माँ के पहली दिवाली, सारा घर है खाली खाली। बिन माँ के पहली दिवाली, सारा घर है खाली खाली। उस पर कोरोना ने आकर कर दी सबकी रातें काली। ऐसे में क्या मने दिवाली, ऐसे में क्या मने दिवाली। वाह, बहुत सुंदर। घर के अंदर बंद सभी हैं, घर के अंदर बंद सभी हैं, धंधे उनके छूट गए हैं। घुटती हैं घर अंदर सांसें, घुटती हैं घर अंदर सांसें, है अब उनके घर कंगाली। ऐसे में क्या मने दिवाली, ऐसे में क्या मने दिवाली। बहुत सुंदर। बाजारों की रौनक फीकी, मंदी की छाया है काली। बाजारों की रौनक फीकी, मंदी की छाया है काली। घर अमीर के खनके चांदी, घर अमीर के खनके चांदी, पर गरीब की थाली खाली। ऐसे में क्या मने दिवाली, ऐसे में क्या मने दिवाली। खुशियों का अंबार सजाए आती है हर बरस दिवाली। खुशियों का अंबार सजाए आती है हर बरस दिवाली। कोरोना ने आकर अब के कर डाली कितनी बदहाली। कोरोना ने आकर अब के कर डाली कितनी बदहाली। ऐसे में क्या मने दिवाली, ऐसे में क्या मने दिवाली। लेकिन अंतिम पंक्तियों में केवल निराशा ही नहीं, हम आशा का भी संचार हमें करते हैं जी। सुख दुख का संगम है जीवन, सुख दुख का संगम है जीवन। विधि ने ही रचना रच डाली। भूलें इसको बुरे स्वप्न सा, भूलें इसको बुरे स्वप्न सा। तब होगी रातें उजाली, मन से तभी मने दिवाली, मन से तभी मने दिवाली। क्या बात है, क्या बात है। तो आखिरी अंतरे में आपने बहुत सुंदर संदेश दिया है। नहीं तो आदमी निराश हो जाता है फिर हालातों को देखकर। तो बहुत सुंदर कविता, और मुझे लगता है कि आप जो छंदबद्ध कविताएं लिख रही हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। उनमें जो विजोड़ हैं वो काफी, उनकी भाषा, शब्द, शिल्प। और दिवाली पर ही एक और कविता है, फुल गई सामने जी। इसका शीर्षक है असल दिवाली जी। मन से मन के दीप जलें जब, मन से मन के दीप जलें जब। सुर और ताल सजे हर मन की, सुधियां जब मीठा रस घोलें तब असल दिवाली होती है। सुधियां जब मीठा रस घोलें तब असल दिवाली होती है। भावों की गहराई में जब
चिंतन का कोना रोशन हो, खुद से खुद को आंकें जब, खुद से खुद को आंकें जब, तब असल दिवाली होती है। मन से मन के भेद मिटे जब, स्वच्छ मुंडेरें हो मन की, छोटी छोटी सोच मिटे जब, तब असल दिवाली होती है। जी। अपने सच में अपने हों जब, नहीं झूठ की बुनियादें हों, अपने सच में अपने हों जब, नहीं झूठ की बुनियादें हों, रिश्ते चंदन सारस घोलें, तब असल दिवाली होती है। क्या बात है। हर आंगन में दीप जले जब, हर आंगन में उजियारा हो, घर गरीब का रोशन हो जब, तब असल दिवाली होती है। माटी के दिए जलाओ जब, मन की कुटिया आलोकित हो, हर घर में खुशहाली हो जब, तब असल दिवाली होती है, तब असल दिवाली होती है। जी, बहुत सुंदर।